जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। कल आपसे पूछे थे कि स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई थी। ए का लखनऊ, बी का आगरा, सी का वाराणसी और डी का गौतम नगर। इसका सही आंसर है यानी कि सी, वाराणसी में किया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और डेनमार्क सरकार के तहत ये प्रयोगशाला चल रहा है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ए के अनुग्रह नारायण, बी के स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी के बाबा रामचंद्र और डी के कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है यानी कि बी के स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के थे, क्रांतिकारी थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। एम.जी. रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि भारत में किसान आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। इसका जो गठन हुआ था यानी कि वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अब वर्ष 1920 से 1940 के बीच देश में कई छोटे और बड़े किसानों संगठन उभरे थे, जिसमें बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, जो प्रमुख संगठन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद की जानी चाहिए। ए का राजमनार आयोग, बी का पंचीय आयोग, सी के राज आयोग और डी के साकारिया आयोग। इसका सही आंसर है यानी कि डी के साकारिया आयोग। इसका व्याख्या देख लेते हैं। साकारिया आयोग की सिफारिश पर ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री से सलाह लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को कुल संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ए का 10%, बी का 15%, सी के 25% और डी के 20%। इसका सही आंसर है यानी कि बी के मंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित 15 से अधिक नहीं होने, 15% से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 164 एक ए के अनुसार देखा जाए तो किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्री की कुल संख्या उस राज्य में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ए का इंदौर, बी के उज्जैन, सी के देवदास और डी के जबलपुर। इसका सही आंसर है ए का यानी कि इंदौर में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सोयाबीन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इसका गठन हुआ था यानी कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने देश की तिलहन और अर्थव्यवस्था में सोयाबीन के महत्वपूर्ण देखते हुए वर्ष 1967 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। इसका बाद में पंतनगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल और कुलहिन बताया गया है। ए के मृच्छकट्टनम, बी के इंडिका, सी के अर्थशास्त्र और डी के मुद्रास। इसका सही आंसर है यानी कि डी का मुद्रास। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र के कौटिल्य है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुद्राज है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ऐतिहासिक ये किताब है। इसकी रचना विशाखा दत्त ने की थी और चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में इसमें बताया गया और इसे ब्रिसल और कुलहिन बताया गया है। और अर्थशास्त्र कौटिल्य का है जो कि संस्कृत भाषा में है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीतिक के पहलू इसमें है।
लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मंकी पॉक्स वायरस की पहचान सबसे पहले किसमें की गई थी? ए के ओरंगटॉन, बी के बबून, सी के बंदर, डी के इनमें से कोई ना। इसका सही आंसर है यानी कि बंदर में सबसे पहले पाया गया था। इसका नाम से ही पता चलता है। मंकी पॉक्स क्या सबसे पहले पता चला था वर्ष 1958 में बंदरों में हुआ था, लेकिन मनुष्य में 1970 के दशक के बाद में होने लगा। 70 के दशक के बाद अफ्रीका से बाहर आने लगा। और WHO के जो निदेशक हैं ट्रोडस, उनका मानना है कि अफ्रीका में मंकी पॉक्स का प्रकोप अगले 6 महीने में रोका जा सकता है। और इसकी पहली खेप है जो कि कांगो पहुंचेगा, क्योंकि कांगो से ही सबसे पहले हुआ था। और कांगो में मंकी पॉक्स सबसे अधिक प्रकोप है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। इस देख लेते हैं अभी तक 15 देश से अधिक में हुआ। बुरुंडी, रवांडा, केन्या, युगांडा, स्वीडन में है। इसका पहली आपातकालीन घोषणा जुलाई 2022 में हुआ और दूसरी सिर्फ अभी हुआ है जो कि अगस्त 2024 में हुआ है। इसका लक्षण देख लेते हैं। दागे निकलना, फफूंदी बनना, बुखार और सिर दर्द होना। और WHO के जो मुख्यालय है जो कि जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में चीफ ऑफ डिफेंस का पद निर्माण किया गया है? ए का पंछी आयोग, बी के कारगिल समीक्षा समिति आयोग, सी के शेख कटक्कर समिति और डी के नरेश चंद्र समिति। इसका सही आंसर है यानी कि सी के। इसका व्याख्या देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस का पद का गठन जो कि हुआ था वर्ष 2019 में हुआ था। पहले जो CDS थे, CDS जो कि बिपिन रावत, उनका मृत्यु हुआ था यानी कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। अभी जो वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान है। CDS का भूमिका देख लेते हैं तो ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें तीनों सेवाओं के प्रमुख सदस्य ये हैं। प्रमुख कार्य भारतीय सेना के त्रिसेनाओं के बीच अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना, अंतर सेवा विरोधाभास को भी कम करना है। ये सैन्य मामलों के प्रमुख होते हैं। रक्षा मंत्रालय को ये सलाह देते हैं सैन्य खरीदी करने में। इसके बाद देख लेते हैं तो वह सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। अब परमाणु कमान प्राधिकरण के में भी सलाहकार के तौर पर काम करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन के तौर पर तीनों सेनाओं में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तु एवं सेवा कर का सटीक वर्णन करता है? ए का GST एक दोहरी कर प्रणाली है जहां केंद्र सरकार GST लगाता है और राज्य सरकार उसी आधार पर GST लगाता है। बी का वस्तुओं या सेवाओं का आयात केवल केंद्रीय GST के अधीन है। सी का GST दर GST परिषद से किसी भी इनपुट के बिना अलग अलग राज्यों द्वारा तय की जाती है। डी का GST केवल वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाने वाला कर है, न कि सेवाओं को बिक्री या प्रावधान पर। इसका सही आंसर है जो कि यानी कि इसका ये आंसर सही है, यानी कि GST एक दोहरी प्रणाली है जो कि केंद्र सरकार द्वारा और एक स्टेट सरकार द्वारा, एक IGST अंतर्राज्यीय सीमा पर लगाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं इसका व्याख्या। GST का फुल फॉर्म होता है जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। GST जो है कि वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाली अधिकांश वस्तुएं सेवाओं पर लगाया जाता है। GST का भुगतान जो कि उपभोक्ता के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो सामान खरीदते हैं उनको द्वारा जो देते हैं, लेकिन व्यवसाय के द्वारा, यानी कि मान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो कि व्यवसाय द्वारा दिए जाते हैं, इकट्ठा करते हैं उपभोक्ता से। और आपूर्ति पक्ष पर लागू, यानी कि GST वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तु व सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
इसके बाद देख लेते हैं तो गंतव्य आधारित होते हैं कि यानी कि ये सीमा पर लगाए जाते हैं। जीएसटी दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल जीएसटी होते हैं, एक स्टेट जीएसटी होते हैं। इसके बाद भी देखा जाए तो वस्तु और सेवा को आयात के समय लगा जाते हैं, यानी कि बॉर्डर कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहा रहता है, बिहार के बॉर्डर पर भी एक टैक्स लगता है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स कहते हैं, यानी कि आईजीएसटी भी एक तरह से लगता है। जीएसटी दरें आपसी सहमति से तय की जाती है। सीजीएसटी, एसएसटी और आईजीएसटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपसी सहमति के द्वारा तय किए जाते हैं। और जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अरावली पर्वतमाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ए का यह केवल गुजरात में स्थित है और इसकी चोटी 1722 मीटर ऊंची है। बी के यह श्रृंखला हरियाणा में सांभर, सिहोरी और सांभर खेतड़ी श्रेणी में विभाजित है। सी के यह गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है और गुरु शिखर की ऊंचाई सबसे ऊंची है। और डी का यह 200 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर है जो कि डी है, यानी कि ये गुजरात में स्थित इसकी चोटी ये तो नहीं है, ये तो गलत है, ये राजस्थान में है। और खेतड़ी भी है जो कि राजस्थान में है। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। अरावली जो है कि ये गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है 692 किलोमीटर और चौड़ाई है जो कि 10 से 120 किलोमीटर के बीच है। ये पर्वतमाला एक नेचुरल ग्रीन वॉल के रूप में कार्य करता है, जो 80% जो इसका भाग है जो कि राजस्थान में, अब 20% में ये 3 राज्य है जिसमें हरियाणा, दिल्ली, गुजरात है। अरावली पर्वतमाला 2 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है जो कि सांभर सिरहोरी श्रेणी और दूसरा है कि राजस्थान की खेतड़ी, जहाँ से तांबे की सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं। इसका जो कि लगभग है कि 560 किलोमीटर में इसका विस्तृत क्षेत्र है। यह थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है और गंगा के मैदान के बीच इकोटीन के रूप में ये कार्य करता है। इकोटीन उसे कहते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक जैव विविधता होते हैं, उसको इकोटोन कहते हैं। यानी कि इकोटोन जो होते हैं कि 2 या 2 से अधिक परिस्थिति तंत्र या जैविक समुदाय अथवा जैविक क्षेत्र होते हैं। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है चूँकि गुरु शिखर जो राजस्थान में है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस उपाधि के कारण जानी जाती है? ए के गणितात्मक पद की महिला, बी के भारत की कोकिला, सी के भारतीय कवियों की रानी, डी के भारतीय कलम की सामग्री। इसका सही आंसर है भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में जान जाते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से मशहूर है। इनका जन्म जो हुआ था यानी कि हैदराबाद में हुआ था। इसका देख लेते हैं तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। ये स्वतंत्रता संग्राम में इनको बहुत योगदान दिए थे। ये नमक सत्याग्रह में भी ये भाग लिए थे। अब प्लेग महामारी, ब्रिटिश काल में प्लेग महामारी हुए थे, उस समय सेवा के लिए सरोजिनी नायडू को केसर हिंद से सम्मानित किए गए थे। और आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का लेखक? एक है एनी बेसेंट, बी के है विजय लक्ष्मी पंडित, सी के अरुण आसफ अली, डी के सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से मिलेंगे।